हेलो फ्रेंड्स, 8 बज गए हैं। जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई अपनी जीके की। केवल 25 क्वेश्चन करेंगे आज वाली क्लास पर और ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो प्लीज़ क्लास को फुल अटेंड कीजिएगा, बीच में क्लास को स्किप ना करें। तो जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चंस 25 रहेंगे आज के हमारे जीके के क्वेश्चन। जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं। इससे पहले भी हमने कभी इससे पहले वाली वीडियो में 20 क्वेश्चन किए, उससे पहले वाली में 25 क्वेश्चन किए हैं। केवल थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे से हम उनको डिटेल में भी करते हैं। तो जुड़ जाइए क्लास से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जीके का मैटर मिलेगा। यहाँ से अगर आप किसी सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, या फिर ज्योग्राफी की, या फिर साइंस से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हो तो हर एक वीडियो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज मिलेगी। तो अभी हमने अदर सब्जेक्ट का इतना टॉपिक वाइज किया नहीं है, बट हिस्ट्री का हमने आधुनिक भारत का इतिहास किया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास किया है, प्राचीन कालीन भारत का इतिहास हमारा रहता है, वो भी करेंगे। तो जल्दी से अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। एक खाप पंचायत होती है फ्रेंड्स। खाप पंचायत इसमें जो है पंचायत में ही फैसला कर दिया जाता है। तो खाप पंचायत किस में होती है? राजपूतों में होती है, गुज्जर में होती है, जाट में होती है, जाटवा में होती है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? तो उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत, मतलब सालों से चली आ रही परंपरागत पुरानी सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो ये रहेगी हमारी जाट। ठीक है फ्रेंड्स, जाटों में है खाप पंचायत व्यवस्था, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा क्या है? संस्कृत है, उर्दू है, भोजपुरी है, हिंदी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू है, बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन संस्कृत नहीं बोली जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर आएगी हिंदी। हिंदी आएगी, यहाँ पर देख लेते हैं, हमने डिटेल में भी इसको किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है और हिंदी सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद भोजपुरी आएगी, फिर उर्दू आएगी, फिर आएगी हमारी संस्कृत। सबसे पहले हिंदी आएगी, फिर भोजपुरी आएगी दूसरे नंबर पे, फिर उर्दू आएगी, फिर हमारी क्या आएगी? संस्कृत आएगी। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर आपको आरोही क्रम में भी लगानी पड़ सकती हैं ये पेपर में, तो इसीलिए आपको ऐसे सीरीज में भी याद रखनी है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर भोजपुरी बोली जाती है, फिर उर्दू बोली जाती है, फिर संस्कृत बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में कौन से धर्म के अनुयायी सबसे कम है? इस्लाम धर्म के, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, या पारसी धर्म के? तो उत्तर प्रदेश में जो है इस्लाम धर्म के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, हिंदू धर्म के भी हैं और बौद्ध धर्म के हैं, लेकिन पारसी धर्म के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वे कम हैं। पारसी धर्म के अनुयायी है वे कम है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हमारा डी आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, डी आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। तो ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर भी किया करें आप, नहीं तो सभी तक पहुंचेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? ये भी चैनल है जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट की जीके करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश में जो है रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र होगा। क्या होगा? पूर्वांचल होगा, मध्य होगा, या फिर पश्चिमी होगा, या बुंदेलखंड होगा? तो उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र है वह है बुंदेलखंड। रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड। और इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। 1 फरवरी 2018 को प्रस्ताव
1 फरवरी 2018 को प्रस्ताव आम बजट में देश में 2 सुरक्षा गलियारे, कितने देश में 2 सुरक्षा गलियारा बनाने का निर्णय लिया गया। देश में कितने 2 सुरक्षा गलियारा बनाने का निर्णय किया गया 1 फरवरी 2018 में आम बजट में। ठीक है, प्रस्ताव आम बजट में। इसमें जो है पहला कहाँ पर है ये भी याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाता है ये वाला, पहला जो है रक्षा गलियारा केंद्र कहाँ है। तो पहला रक्षा गलियारा केंद्र है यह कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य, कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य। ठीक है, कॉरिडोर याद रखना है, चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य है। जबकि दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है, दूसरा है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। देखो कितने अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया है। सुरक्षा गलियारा केंद्र क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछे तो बुंदेलखंड आएगा, लेकिन अगर पहला सुरक्षा गलियारा केंद्र पूछ लिया जाए तो ये आएगा कॉरिडोर में आएगा, और जो कि चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य स्थित है। ठीक है, 1 फरवरी 2018 को प्रस्ताव आम बजट में 2 रक्षा गलियारे बनाने का निर्णय लिया गया था। ये हो गया क्वेश्चन अपना 4। डिटेल में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस राज्य की पुलिस का आदेश वाक्य है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी पुलिस का आदेश वाक्य है, आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। ठीक है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये किसकी जो है कौन से राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? यह उड़ीसा पुलिस का है, राजस्थान पुलिस का है, गुजरात पुलिस का है या यूपी पुलिस का है? तो इसका आंसर रहेगा कि आदर्श वाक्य है यह सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह यूपी पुलिस का यह वाक्य है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा है केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है उत्तर प्रदेश की। और यहाँ उत्तर प्रदेश में 2,36,868 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तकरीबन 198 करोड़ लोगों को सुरक्षा मुहैया करानी है। तो सुरक्षा मुहैया इनका कराना है कितने क्षेत्रफल पर? 2,36,868 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तकरीबन 198 करोड़ लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना इसका कार्य है उत्तर प्रदेश पुलिस का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सबसे कम लिंगानुपात है? बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर रहेगा? भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है, जम्मू कश्मीर का है, पंजाब का है, असम का है। तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। भारत में सबसे कम लिंगानुपात है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, 877। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 877 है हरियाणा का लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। तो ये अपने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में, जल्दी से जुड़ जाइए। 8 बजे वाली क्लास अपनी चल रही है, 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, तो आप लेट ना हुआ करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, टाइम से क्लास को ऑन कर लीजिए करें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं। क्या पता आप दोबारा देखोगे नहीं देखोगे तो क्या पता वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो प्लीज़ प्लीज़ टाइम से जुड़ जाया करें। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1950 में, 1951 में या 1952 में या 1954 में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। 1951 में, याद रखना है 1951 में पहली जनगणना हुई जो है भारत की, स्वतंत्र भारत की। भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो पहली जनगणना हुई थी 1947 के बाद 1951 में, जिसे लघु विभाजन काल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे लघु विभाजन काल भी कहा जाता है, जिसे लघु विभाजन काल भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी 1951 में। क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना 2011 का शुभांकर क्या था? तो जनगणना हुई थी 2011 में, उसका शुभांकर क्या था? शुभांकर क्या था?
परगणक देश, परगणक शिक्षिका या परगणक संगणक शिक्षिका या फिर परगणक अनुशासन। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा, क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा परगणन देश या परगणन शिक्षिका या संगणक शिक्षिका। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा परगणक शिक्षिका। इसका शुभांकर था, जनगणना 2011 का शुभांकर था परगणक शिक्षिका। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर परगणक शिक्षिका। देख लेते हैं, जनगणना 2011 का शुभांकर परगणक शिक्षिका था। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य था, इसका आदर्श वाक्य भी अगर पूछ लिया जाए तो ये भी आपको याद रखना है। ये इसका शुभांकर था परगणक शिक्षिका, और इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका क्या था? वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका आदर्श वाक्य था, और इसका शुभांकर था परगणक, संगणक नहीं, परगणक शिक्षिका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो जनगणना हुई थी 2011 में। 2011 के अनुसार भारत की कुल जो है साक्षरता दर कितनी थी? 70% थी, 80% थी, या 72% थी, या 73% थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल शिक्षिता दर जो थी यह थी 73%। कुल शिक्षिता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार 73% थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो ऐसे कौन थे जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इनमें से अलेक्जेंडर किंगम या फिर बी जॉन मार्शल या फिर मार्टिमर व्हीलर या फिर जेम्स प्रीसेम्प। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 10 का, किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 और 83 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे। बंगाल इंजीनियर्स के साथ तैनात किए गए थे काम करने के लिए, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किए गए थे, तो उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये है आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा हमारा बनवाली। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनवाली। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनवाली। याद रखना है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनवाली। क्वेश्चन नंबर 12 गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा गोपथ ब्राह्मण है यह अथर्ववेद से। ठीक है, गोपथ थ और अथर
अर्थवेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण का, याद रखना है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध है, अर्थवेद से संबंध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो जो बुद्ध के उपदेश हैं वे किससे संबंधित है? ये आत्मा संबंधी विवाद है, या फिर ब्रह्मचार्य है, या फिर धार्मिक कर्म कांड है, या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता है। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो क्या है? आत्मा संबंधी विवाद नहीं है, ब्रह्मचार्य भी नहीं है, धार्मिक कर्मकांड भी नहीं है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता, ये है रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा हमारा डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। ये है आचरण की शुद्धता, आचरण में शुद्धता आना और पवित्रता आना, ये बुद्ध के उपदेश से संबंधित है। याद रखना है, बुद्ध के उपदेश से संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जल्दी से। सयाद्वाद संबंधित है, सयाद्वाद संबंधित है। सयाद्वाद किससे संबंधित है? ये है चार्वाक से, या फिर जैन से, या फिर बौद्ध से, या फिर सांख्य से। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा ये जो है सयाद्वाद जो है ये जैन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। और इस सयाद्वाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में, क्योंकि ये आपका यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि थोड़ा नया सा अक्षर है, आपको समझ में नहीं आएगा पेपर में। सयाद्वाद जो है इसको क्या बोलते हैं? सयाद्वाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सयाद्वाद भी बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है, तो दोनों को देख लेना है। सयाद्वाद का अर्थ है, क्या है अर्थ इसका? सापेक्षतावाद। क्या? सापेक्षतावाद, यानी साफ रूप से देख लेना हर चीज को। तो सयाद्वाद का अर्थ है सापेक्षतावाद होता है, और जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को दर्शाता है। जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को दर्शाता है। और सयाद्वाद यानी ये जो या आ जाता है ना फ्रेंड्स, तो इसको इस नाम से भी पुकार सकते हैं और इस नाम से भी, तो दोनों नाम होते हैं इसके, सयाद्वाद या अनेकांतवाद, या फिर सप्तभंगी का सिद्धांत। ये जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। तो ये सारे नाम एक ही हैं, तो आपको सारे नाम याद रखने हैं। कोई भी नाम आपके एग्जाम में मिल सकता है, तो आपको याद रखना है ये जैन धर्म से संबंधित है, तीनों के तीनों। सयाद्वाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत। सयाद्वाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल और केवल हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन रखे हैं, तो अभी कवर हो जाएंगे जल्दी से, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 15, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के जो है रूपों की कितनी संख्या है? भागवत संप्रदाय में 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? ये है भागवत संप्रदाय में 9। ठीक है, जैसे आप ऐसे भी याद रखते हो, जैसे हमारी शेरावाली माता के 9 व्रत होते हैं, तो भागवत संप्रदाय की भक्ति के रूपों की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नौ भक्ति की मान्यता दी गई है। किसकी? 9 भक्ति की मान्यता दी गई है। ये हो गए अपने 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 15 क्वेश्चन के बाद 16 पर चलते हैं, प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। केवल और केवल 25 ही क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, ताकि इजीली आपको सारे डिटेल में समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई।
तो जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें, उसके साक्ष्य से हमें प्रकट होता है कि जो नंद राजा था, नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। एक क्या खोदी गई? नहर खोदी गई। कहाँ पर खोदी गई ये पूछा गया है। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। यह खोदी गई कलिंग में। कहाँ पर खोदी गई? कलिंग में खोदी गई। और इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। किसकी? नंद राजा जो है, नंद राजा के जो महापद्मनंद थे उनकी कलिंग विजय सूचित होती है। ठीक है, कहाँ पर? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। खारवेल के हाथी गुफा जो अभिलेख मिले हैं, इससे नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। और इसके अनुसार जो नंद राजा है, नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया। ठीक है, कौन ले गया? नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया। और उसने क्या किया? कलिंग में एक नहर का निर्माण किया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा को उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कहाँ पर? इयोजोइक में, या फिर बी पैलियोजोइक में, या फिर सी मेसोजोइक में, या फिर डी सेनोजोइक में। तो क्या रहेगा? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। कहाँ पर हुआ शिवालिक श्रेणी का निर्माण? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक में। याद रखना है, सेनोजोइक। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक में। और इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व पायोसीन अर्थात सोनोजोइक युग में हुआ। ठीक है, पायोसीन भी बोल सकते हैं इसको, सोनोजोइक युग भी बोल सकते हैं। तो दोनों आपको नाम याद रखने हैं, पायोसीन तथा सोनोजोइक युग में हुआ। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण, 3 हिमालय है, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय बोलते हैं, जो कि 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व जो है प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में, मैकाले राज में, या फिर विंध्य रेंज में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो धूपगढ़ चोटी है वह कहाँ पर है? तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ चोटी है हमारी सतपुड़ा रेंज में। याद रखना है, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपके पेपर में आपको मिल जाए सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको लगाना है निशान धूपगढ़ चोटी। ठीक है, अगर उसकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो 1350 मीटर होती है ऊंचाई। और यह पंचमढ़ी में ये हमारी स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये धूपगढ़ चोटी है जो यह पंचमढ़ी में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? ये हमारी पंचमढ़ी में स्थित है। याद रखना है, सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और जो है ये कहाँ पर है ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? पंचमढ़ी में स्थित है। तो 18th क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो यही मतलब होता है डिटेल का, ताकि एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओ। तो ये इसीलिए मैं डिटेल में लिखने लग गई हूँ इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19, कुल्लू घाटी
कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, तो कौन सी कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कुल्लू घाटी है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में, रणज्योति तथा नगटिबा के बीच में, या फिर सी लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच में, या फिर डी मध्य हिमालय या शिवालिक के बीच में। तो कुल्लू घाटी है किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? आपको बताना है कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो आपको ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। लद्दाख और पीर पंजाल नहीं रहेगा इसका, और इसका बी भी नहीं रहेगा, रणज्योति और नगटिब्बा भी नहीं रहेगा, और इसका डी भी नहीं रहेगा, मध्य हिमालय और शिवालिक भी नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा कुल्लू घाटी है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। तो कुल्लू घाटी है धौलाधार भी बोलते हैं इसको, और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कुल्लू धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है? केवल 5 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द्वीपों का एक समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का एक समूह क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप द्वीपों का एक समूह है, और यह किस चीज से बना है? कैसा बना है? यह परवाल उत्पत्ति का है, या ज्वालामुखी उत्पत्ति का रीजन है, या मृदा निक्षेपण का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं रहेगा। तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किस तरह का है? तो इसकी संरचना कैसे हुई? इसकी संरचना हुई, जल्दी से आप आंसर कीजिएगा। परवाल उत्पत्ति का रीजन है, या ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, या मृदा निक्षेपण का, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर हमारा रहेगा यह परवाल उत्पत्ति का रीजन है। क्या है? यह एक परवाल उत्पत्ति का रीजन है। द्वीपों का एक समूह लक्षद्वीप है जो परवाल उत्पत्ति का रीजन है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है फ्रेंड्स, परवाल उत्पत्ति का जो रीजन है कौन सा द्वीप है? तो परवाल उत्पत्ति से कौन सा द्वीप उत्पन्न हुआ? तो लक्षद्वीप आएगा इसका आंसर। तो कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट क्या है? लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप परवाल उत्पत्ति के द्वीप हैं। जो लक्षद्वीप में जितने भी द्वीप हैं, लक्षद्वीप में जितने भी द्वीप हैं सारे परवाल उत्पत्ति के द्वीप हैं। और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है ये भी पूछा जा सकता है। तो द्वीपों की संख्या है 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लेकिन जो 36 के 36 हैं, 36 में से केवल 10 ही आबाद हैं, बाकी 16 जितने भी रह गए वहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं रहती है। तो लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपों में जो है वह परवाल उत्पत्ति के बने होते हैं। और लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या कितनी है? यह है हमारी 36 है, लेकिन इनमें से केवल कितनी जो है 10 द्वीपों पर आबादी स्थित है। ठीक है, 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। तो ये हो गया लक्षद्वीप के बारे में। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का रीजन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। तो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? गोंड है, जारबा है, जुआंग है, या लेप्चा है? तो भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? इनमें से गोंड है, जारबा है, जुआंग है, या इसमें रहेगा लेप्चा है। तो क्या इसका आंसर रहेगा 21 का? जल्दी से आप बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। सोचिएगा क्या आंसर रहेगा, अभी आप करेक्ट हैं या नहीं मिलाइएगा। इसका आंसर रहेगा बी, जारबा है भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, जारबा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कपिली किसकी सहायक नदी है? वह है कपिली जो है एक सहायक नदी का नाम है कपिली नदी। और यह कौन सी नदी की सहायक नदी है ये हमें बताना है। तो गंडक की है, कोसी की है, गंगा की है, या ब्रह्मपुत्र की? तो कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली है फ्रेंड्स हमारी किसकी सहायक नदी है? कपिली है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। गंडक है, कोसी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है?
अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सोच लिया है तो जल्दी से आप मिला लीजिएगा। कपिली किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर रहेगा यह है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कपिली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इसका आंसर रहेगा कपिली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मैं 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ ताकि अगर आप हेडफोन लगा के भी अगर क्वेश्चंस को सुनते हो, देखते नहीं हो, तो भी आपको लर्न हो जाएंगे। कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये हो गए 22 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, केवल हमारे 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। डेली हम जीके की क्लास करते हैं 8 से 8:40 पर। प्लीज़ जीके की क्लास में आ जाइएगा, तो जल्दी से अटेंड करेंगे 8 बजे वाली क्लास डेली। प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट करो फ्रेंड्स। नया है मैं मानती हूँ, बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाती हूँ और कुछ भी रिपीटेड नहीं होता है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस होते हैं न्यू होते हैं। आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिएगा तो आपको कुछ भी क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं मिलेंगे। और तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस चुनने में और फिर उनको लिखने में और फिर उसकी वीडियो बनाने में और फिर अपलोड करने में। तो प्लीज़ सपोर्ट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें चैनल को। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 23 क्वेश्चन देख लेते हैं, केवल हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा या चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा? तो जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाएगा, वायु बुलबुला ऊपर उठकर ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा या चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा? तो जल्दी से इसका आंसर सोचिएगा। 23 का आंसर क्या रहेगा? 23 का आंसर रहेगा वह जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, जब बढ़ जाएगा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो वह उसका आकार, जो उसका आकार है वह कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बुलबुलों की वजह से उसका आकार बढ़ जाएगा। और क्या है इसकी डिटेल? ये डिटेल भी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और यहाँ से जो हम डिटेल करते हैं उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं डिटेल भी लिख देती हूँ क्वेश्चंस की ताकि आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 की डिटेल है, जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है। तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। आयतन से रिलेटेड भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर आता है तो उसका आयतन कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? तो इस तरह से भी क्वेश्चन इसको बन सकता है फ्रेंड्स। तो दोनों तरह से आपको याद रखना है। तो उसका आकार बढ़ जाएगा, उसका भी आयतन भी बढ़ जाएगा। आकार भी बढ़ जाएगा और आयतन भी बढ़ जाएगा, दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो दोनों तरह से आपको लर्न करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? एक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के जो है के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? 45 dB डेसिबल होता है। इसका मीनिंग होता है डेसिबल, 50 डेसिबल या 55 डेसिबल या 60 डेसिबल। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा 45 डेसिबल। कितना रहेगा? सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण होगा कितना? 45 डेसिबल तक साउंड ध्वनि रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा में पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण शुरू हो जाएगा। तो अभी डिटेल देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होगा? 45 dB या 45 डेसिबल होगा। तो ये मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखी है। dB का मतलब होता है डेसिबल। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। और आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने डिटेल में उनको लिखा भी
है ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। 25 क्वेश्चन है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? इनमें से जो लौंग के तेल का सबसे प्रमुख घटक क्या है? तो ये है मेंथॉल है, या फिर यूजेनॉल है, या फिर मिथेनॉल है, या फिर डी आंसर है इसका क्या रहेगा? डी आंसर नहीं है, ये देख लेते हैं डी ऑप्शन क्या है। डी बेंजेल्डिहाइड है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? लौंग के जो तेल होता है, लौंग का तेल होता है, लौंग के तेल के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग का तेल का कौन सा एक प्रमुख घटक है? यहाँ पर आंसर रहेगा, जल्दी से आप गैस कीजिएगा क्या इसका आंसर रहेगा। लौंग का तेल जो है वो किस काम आता है और क्यों काम लेते हैं इसका ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? यूजेनॉल है। क्या है? यूजेनॉल है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजेनॉल। ठीक है, याद रखना है यूजेनॉल है। और इसकी डिटेल भी देख लेते हैं एक बार। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है और यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक दवाई लेते हैं ना हम दर्द को खत्म करने के लिए, दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक इसका उपयोग एंटीसेप्टिक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गई ये लाइन। और यहाँ पर इसका उपयोग दांतों के दर्द के दूर करने में किया जाता है। तो इसका उपयोग कब करते हैं? जो लौंग का तेल होता है इसका उपयोग करते हैं जो दांतों का दर्द होता है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजेनॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूजेनॉल इसका लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। और लौंग के तेल का प्रयोग कब करते हैं? इसमें जब है प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने के लिए करते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट। 25 क्वेश्चन हो गए हैं अपने जीके के। डेली हम 25-30 क्वेश्चन रखते हैं। और हमारी सुबह जीके की जो है जीके नहीं करंट अफेयर होती है, प्लीज़ वो भी देखा करें। प्लीज़ शॉर्ट्स वीडियो ही है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और केवल 15 सेकंड की होती है। 15 सेकंड में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और जो कि करंट के होते हैं और करंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो करंट अफेयर भी देख लीजिए करें। 7:30 बजे डेली करंट अफेयर शॉर्ट्स रहती है अपनी। और 3 से 3:30 तक अपनी होती है साइंस की क्लास। मैं डेली आपको रिमाइंड करवाती हूँ ताकि आप भूलें नहीं। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी टाइम का पता लग जाए। 3 से 3:30 पर प्रीमियर रहता है हमारा, प्रीमियर, ठीक है। प्रीमियर रहता है हमारा 3 से 3:30 साइंस का। और 8 से 8:40 पर ये हमारी क्लास होती है जीके। 8 से 8:40 पर 1-2 मिनट अप डाउन हो जाता है कि जो है क्लास ज़्यादा भी लंबी हो जाती है और कभी कभी जल्दी भी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आज हमने 36 मिनट में कंप्लीट कर लिया है क्लास को। 8 से 8:40 पर जीके की क्लास होती है। प्लीज़ आप टाइम से क्लास पर आ जाया करें डेली के डेली। अगर आप डेली के डेली 5 क्वेश्चंस भी याद कर पाओगे, अगर जितने करवाए गए हैं उसमें से अगर आपको 5 क्वेश्चन भी लर्न हो जाएंगे तो आप सोचो कि 1 साल में कितने क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे आपको। 165 डेज होते हैं और 5 क्वेश्चंस डेली आपको लर्न हो जाएंगे तो कितना क्वेश्चन आप लर्न कर पाओगे। तो देखो आप कितने क्वेश्चन लर्न कर लोगे। पूरे 1800 प्लस क्वेश्चन आप लर्न कर लोगे। 1 साल में 1800 प्लस क्वेश्चन लर्न कर लोगे। और ना और तो कोई, अगर आप एज से ज़्यादा हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भी अपने अगर बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाओगे ही। अगर ये क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाते हैं, कितने 1800 प्लस क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। अगर डेली 5 क्वेश्चन भी आपके दिमाग में रहते हैं तो एक दिन आपको इतने क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। तो प्लीज़ क्लास में डेली आया करें। डेली के डेली 1-2 क्वेश्चन कुछ तो याद होगा ना इतनी बड़ी क्लास में। तो थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू आपका वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 3 बजे। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।